हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में। आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 4 मैथमेटिक्स के बारे में पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और जो है इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पता चलेगा। और मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखना, क्योंकि हर एक वीडियो के नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाला हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उनका साथ में वहां क्वेश्चंस भी है, उसको आप प्रैक्टिस करना। आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ मेरे यहाँ से पढ़ोगे तो पूरा इनफ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फिल्म इज बेस्ड ऑन रामानुजन्स लाइफ। आपको मेरे नोट्स में भी इस मूवी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो अगर जो भी मेरा लेक्चर वीडियो देखते हैं तो उसको यहाँ पे आंसर्स पता चल रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ ब्यूटीफुल माइंड सी जो है गिफ्टेड डी नॉन ऑफ दिस। तो हिंदी में भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये जो फिल्म है 2015 में बनी थी, जो कि रामानुजन के जीवन पर आधारित है। इसमें ये सब बताया गया है कि वो कैसे इतने कठिनाइयों, बचपन में इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी गणित में इतना स्ट्रोंग जो है रुचि बनाया अपना, और वो कैसे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां जाकर जीएच हार्डी जैसे महान गणितज्ञ के साथ मिलकर बहुत सारे रिसर्च किया। तो ये सब के बारे में इस मूवी में पूरा डिटेल में बताया गया है कि उनका संघर्ष क्या था। उनके संघर्ष, प्रतिभा और योगदान को बहुत सुंदर तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। तो उसके बाद तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड जो है, व्हेन ही वाज श्रीनिवास रामानुजन बोर्न। तो मेरे लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया हूं, क्योंकि तो उनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1869 को हुआ था। ये जो डेट है 22 दिसंबर 1879, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार ने श्रीनिवास रामानुजन जी के योगदान को सम्मान देने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित कर दिया। मतलब 22 दिसंबर को हम लोग मैथ्स डे भी मनाते हैं। और जो इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थान पर हुआ था। जो पहली बार जो नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया गया वो 2012 में बनाया गया। वो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस यहां से आपको दो चीज पता चलता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर भी यही होगा। नेशनल मैथमेटिक्स डे भी 22 दिसंबर 79 को मनाया जाता है और इसी दिन ही रामानुजन जी का जन्म हुआ था। और आपको यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके डेट ऑफ बर्थ पे हम जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। किसे गणित का जनक माना जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन है। ए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बी आइजैक न्यूटन, थर्ड एवरिस्टे गोलिस और जो फोर्थ है आर्कमेडिस। तो इसका जो है राइट ऑप्शन है वो जो है फोर्थ है, आर्कमेडिस, जिसे कि हम लोग फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। ये जो है ये यूनानी ग्रीस के एक महान गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री और आविष्कारक थे। मतलब कि एक ग्रेट मैथमेटिशियंस भी हैं, फिजिसिस्ट और इन्वेंटर, जो कि आविष्कार जो करते हैं। और इन्होंने ही जो आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल दिया था। और इनका जो है कंट्रीब्यूशन था मैथ्स में, जियोमेट्री के ऊपर था, एरिया, वॉल्यूम और कैलकुलस के जो स्टार्टिंग के थ्योरम्स जो थे इन्होंने ही दिए थे। और फादर हम लोग उसे कहते हैं जो कि स्टार्टिंग में जो थ्योरी देते हैं सबसे शुरू में, और जो रियल ऑथेंटिक थ्योरी देते हैं उन्हीं को हम लोग जो कहते हैं फादर कहते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोमेट्री। किसे ज्यामिति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है किसने फाउंडेशन रखा ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है, जो भी अभी हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बारे में,
तो उसका पहला रिसर्च किसने किया या फिर ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसके जो 4 ऑप्शंस है, पहला है ए यूक्लिड, बी जो है पाइथागोरस, सी आर्यभट्टा और डी आर्किमिडीज। आर्किमिडीज तो हो नहीं सकते। तो और जो मेरे लेक्चर वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यूक्लिड। यूक्लिड जो है उनको जो है हम लोग फादर ऑफ जियोमेट्री के रूप में जानते हैं। तो ये जो यूक्लिड जो है ग्रीस के एक महान गणितज्ञ थे जो कि 300 ईसा पूर्व में जीवित थे, और इन्होंने एक जो है एलिमेंट्स नामक एक बुक लिखा है जिसमें कि ज्योमेट्री के बहुत सारे थ्योरम्स, पोस्टुलेट जो है और प्रूफ्स जो है वहां बहुत अच्छे से बताया गया है। उस बुक में पूरा डिस्क्राइब है ज्योमेट्री के बारे में। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड रामानुजन्स नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? तो इसका आंसर मैंने अपने लेक्चर वीडियो में भी बताया। अगर आप मेरा लेक्चर वीडियो देखे हो तो फिर आप यहाँ से बता सकते हो। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम लोग जब एग्जाम दिए थे तब भी आया था। तो पहला ऑप्शन है 1829, सेकेंड है 1729, 1279 और 1927। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है 1729। एक बार क्या हुआ था, जब रामानुजन जो है बहुत ज्यादा बीमार थे, तब ना जीएच हार्डी जिनके साथ मिलके रामानुजन ने बहुत सारा रिसर्च किया है, वो हॉस्पिटल आते हैं रामानुजन के, और जिस टैक्सी में बैठ के आते हैं वो उसका नंबर था 1729। तो जीएच हार्डी बोलते हैं कि मैं जिस गाड़ी से आया उसका नंबर 1729 था, जो कि मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा नंबर नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही इसको सुनते ही रामानुजन कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये जो है दो नंबर सबसे छोटी नंबर्स का क्यूब का प्लस बनता है। जैसे कि ये जो है ना 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब जो है 1729 होता है, और वैसे ही 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का प्लस भी 1729 होता है। इसी प्रकार जो है इसको हम लोग रामानुजन नंबर या फिर जीएच हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 to 4 ईयर वुड से दैट देयर आर मोर ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड लाइन देन फर्स्ट लाइन बाय सीइंग द फिगर बिलो, व्हाट वुड बी द रीजन। यहाँ जो आप फिगर देख रहे होंगे, तो इसमें बच्चा बोल रहा है कि जो नीचे वाला लाइन है इसमें जो है ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो हम लोग को यहाँ पे रीजन बताना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। हिंदी वाले हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। चाइल्ड हैज नॉट एट डेवलप्ड द कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, ए ऑप्शन है। और बी है चाइल्ड इज नॉट एबल टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम्स प्रॉपरली। बच्चा वस्तुओं की विशेषताओं को ठीक से नहीं देख पा रहा है। चाइल्ड इज नॉट एबल टू काउंट द नंबर्स, बच्चा गिनती नहीं कर पा रहा है। चाइल्ड हैज द फियर ऑफ नंबर्स। देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, लेकिन मैं दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है ए मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे डी, चाइल्ड राइट ऑप्शन क्या है? ए। अब डी चाइल्ड हैज फियर ऑफ नंबर्स। देखो बच्चा को जो है गिनती से डर नहीं है, लेकिन वो जो है उसमें गिन ही नहीं रहा है। वो अपीयरेंस पे जा रहा है, दिखावट पे जा रहा है कि ये नीचे जो है ये लंबा दिख रहा है तो फिर इसमें ज्यादा नंबर्स होगा, गिन नहीं रहा है। चाइल्ड इज नॉट एबल टू काउंट द नंबर्स। बच्चा को गिनना देखो बच्चा को जो है गिनती से डर नहीं है, लेकिन वो जो है उसमें गिन ही नहीं रहा है। वो अपीयरेंस पे जा रहा है, दिखावट पे जा रहा है कि ये नीचे जो है ये लंबा दिख रहा है तो फिर इसमें ज्यादा नंबर्स होगा, गिन नहीं रहा है। चाइल्ड इज नॉट एबल टू काउंट द नंबर्स। बच्चा को गिनना आता है लेकिन वो गिन पाता है, लेकिन वो नहीं गिन पा रहा है, गिन ही नहीं रहा है वो, मतलब अपीयरेंस पे जा रहा है। समझ पा रहे होंगे आप। चाइल्ड इज नॉट एबल टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम्स प्रॉपरली। बच्चा वस्तुओं की विशेषताओं को ठीक से नहीं देख पा रहा है। देखो बच्चा को तो ये चीज पता चल रहा है कि नीचे ज्यादा है, तो मतलब डायरेक्ट बोल रहा है कि दूर दूर है तो वो डायरेक्ट बोल दे रहा है कि इसमें ज्यादा है। तो वो जो है कैरेक्टरिस्टिक को समझ पा रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है कि नीचे कम मतलब बराबर क्यों है। उसको जो प्रॉब्लम क्या है, जो
उसका जो माइंडसेट है वो डेवलप नहीं हुआ है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स को समझने लायक। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स कहता है कि अ, बच्चा जो है दिखावट पे जाता है, पे उसका जो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करता है कि तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दिखावट पे जाता है, वो जो है लॉजिक उसमें नहीं लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ए। और एक बार आप क्वेश्चंस और एक बार रीड कर लेना तो आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन कहता है डिसकैलकुलिया इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू। ए भी मैं जो हूँ मेरे लेक्चर वीडियो पे डिस्कस किया हूँ। डिसकैलकुलिया एक विशेष सीखने में कठिनाई है जो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग, बी म्यूजिक एंड रिदम संगीत और लय, मैथमेटिक्स एंड नंबर सेंस गणित और संख्यात्मक समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड नंबर सेंस। तो इसमें आप लोग याद रखना डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेशन रिलेटेड कहाँ प्रॉब्लम आएगा, मैथ्स में ही आएगा ना। तो ये जो है डिसकैलकुलिया जो है एक मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तो क्वेश्चंस आना ही आना है, आप जरूर याद रखना। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है मैथ एंजाइटी कैन ए बूस्ट वंस कॉन्फिडेंस इन मैथ्स। गणित से घबराहट क्या तुमको कॉन्फिडेंस दिला सकता है, नहीं दिला सकता। आप ही भी समझ में रहो, अगर गणित से घबरा रहे हो तो फिर वो क्या कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वो तो डिमोटिवेट करेगा ना। बी लीड टू अवॉइडेंस ऑफ मैथ्स टास्क, गणित से संबंधित कार्यों से बचाव की प्रवृत्ति पैदा कर सकती है। हाँ, ये जो बी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, अगर हम जो है मैथ एंजाइटी है तो उसको अवॉइड करना चाहेंगे, मैथ्स का टीचर आएगा तो फिर कहाँ हम लोग छुपने जा रहे हैं, क्लास बंक करने का प्लानिंग बना रहे हैं, तो ऐसा होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। इम्प्रूव मेमोरी रिटेंशन इन मैथ्स, क्या जो मेमोरी हम लोग का इम्प्रूव करेगा, नहीं करेगा, एंजाइटी नहीं करेगा। इनहेंस मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन मैथ इंस्ट्रक्शन कैन हेल्प स्टूडेंट। गणित की शिक्षा में वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भों का उपयोग करने से छात्रों को क्या लाभ हो सकता है। जो मैथ्स है उसको हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या लाभ हो सकता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। ए डेवलप आर्टिस्टिक स्किल, कलात्मक कौशल विकसित करना, नहीं कलात्मक कौशल कैसे विकसित करेगा। मेमोराइज डेट्स, मैथ्स में उतने डेट्स होते नहीं है, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, मैथ्स में हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं क्या, नहीं सीखते हैं, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। तो डी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो जब हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे मैथ्स को तो हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो जटिल अवधारणाएं हैं उसको समझने में आसानी होगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोगों को ये चीज बताया जाए कि उसका डेली लाइफ में यूज कैसे कहाँ पे है, तब जाके उसको हम लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जान पाएंगे और उसका डेली लाइफ का यूज भी जानेंगे। और जब हम लोगों को जो है डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताया जाएगा तो वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है 10th क्वेश्चन है विच एकोमोडेशन माइट हेल्प स्टूडेंट विथ मैथ लर्निंग डिफिकल्टीज, कौन सा सहायक उपाय गणित सीखने में कठिनाई वाले छात्रों को मदद कर सकता है। पहला है रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मैथ टास्क, इंक्रीजिंग द पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण की गति को बढ़ाना। तो कौन सा हेल्प कर सकता है, आप ही सोचो। ठीक है, क्या बी ऑप्शन हेल्प कर सकता है क्या, अगर हम लोग 1x में पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद 2x में पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या हम लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1x में ही नहीं आ रहा है तो फिर 2x में कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग ओनली राइटिंग इंस्ट्रक्शन,
तो देखो तुम लोगों को इतना सारा लिखने को दिया जाता है, असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, कॉपी कंप्लीट करना होता है, क्या तुम उससे सीख लेते हो पूरा चीज? नहीं सीखते हो ना। तो वैसे ही लिखने से भी कुछ नहीं हो सकता। एलिमिनेटिंग ब्रेक ड्यूरिंग द मैथ्स लेसन, ब्रेक को ही हटा दोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश कैसे होगा? नहीं होगा, माइंड फ्रेश तो नहीं होगा। तो जो है ये ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे सही है, रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मैथ्स टास्क। तो जो मैथ्स से डिफिकल्टी से फेस कर रहा है तो उसके लिए यह है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर इंस्टाग्राम, ये सब जो है उसको तुम अवॉइड करोगे तो फिर तुमको जो है मैथ्स जो है तुमको थोड़ा ठीक लगने लगेगा और पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे। ठीक है, ऑप्शंस कौन सा सही है? ए। ठीक। इसके बाद 11th क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट हु हैव डिफिकल्टीज इन ट्रांसफरिंग मैथ स्किल माइट स्ट्रगल व्हेन। तो ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, जो जैसे कि मैं अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ, ठीक है, पूरा समझ गया हूँ, लेकिन उसको जो है दूसरा क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये किस सिचुएशंस में वो स्ट्रगल करूंगा मैं? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ आ रहा है उसी सेम चीज को डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें मैं उसको नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो कौन से प्रॉब्लम में फेस कर सकता हूँ? तो अप्लाइंग लर्न मैथ कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशंस, पहले ही ऑप्शन सही है यार, ए। ठीक है, और उसके बाद बाकी को पढ़ के भी तुमको समझ में आएगा। मेमोराइजिंग सॉन्ग लिरिक्स, भाई अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे वो सॉन्ग से कैसे लेना देना? सॉन्ग तो याद हो जाता है लेकिन मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है याद नहीं हो जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग फेस, ये भी रिलेट नहीं करता भाई, चेहरा तो याद ही रह जाता है। लिसनिंग अ लेक्चर, ये भी नहीं है। तुम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा ऑप्शन समझ जाओगे ना, पढ़ोगे ना, तब भी तुम आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हो, यहाँ पे तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, तुमको पहले से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, 12th क्वेश्चंस है। विजुअल स्पेशल डिफिकल्टी इन मैथ माइट कॉज स्टूडेंट टू स्ट्रगल विथ, जो देखने रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, विजुअल स्पेशल डिफिकल्टी, उसमें वो वाले बच्चे जो है क्या कौन से प्रॉब्लम में, कौन सा सिचुएशन में वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? तो ए है जियोमेट्री, बी है ऐसे राइटिंग, तो लिसनिंग टू म्यूजिक, सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी आप देख के आंसर दे सकते हो भाई, ये बाकी तीनों में से तो उसको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक, बात भी अच्छे से कर लेगा, म्यूजिक भी अच्छे से सुन लेगा, ऐसे भी लिख लेगा, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो उसको बनाते टाइम उसको जो है एंगल वोंगल ट्रायंगल वगैरह बनाने के टाइम उसको दिक्कत जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉमन चैलेंज फॉर अ स्टूडेंट विथ मैथ डिफिकल्टीज। आप भी याद करो कि सामान्य चुनौती क्या क्या होती है जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पढ़ो और आप ही लोग आंसर्स दे दोगे यार। तुम अगर मेरा अभी स्टॉप करोगे और यहाँ क्वेश्चंस पढ़ोगे और आंसर जितने चार ऑप्शंस है उसको देखोगे तो तुम आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ए सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, बी राइटिंग नीटली, सी सिंगिंग ऑन अ पिच, रनिंग क्विकली। देखो रनिंग क्विकली भी नहीं होगा, सुर में गाना भी नहीं होगा, साफ सुथरा लिखना भी नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम में जो है हम लोगों को प्रॉब्लम जाता है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग, प्लस माइनस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आता है उस चीज में हम लोगों को दिक्कत जाता है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। विच टूल कैन हेल्प स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ नंबर सेंस। बच्चा जो है नंबर्स को सेंस नहीं कर पा रहा है कि ये प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है या फिर क्या कुछ और है। तो वैसे बच्चों को हम लोग किसके थ्रू हम लोग समझा सकते हैं? तो पहला है डिक्शनरी। नंबर सेंस नहीं कर पा रहा तो उसको डिक्शनरी दोगे तो कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। ठीक है, डिक्शनरी में तो है वर्ड का मीनिंग दिया रहता है, तो डिक्शनरी से क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। बी अ नंबर लाइन, नंबर लाइन से है जो बच्चा जो है नंबर सेंस नहीं कर पा रहा है उस यहाँ से नंबर लाइन से समझ पाएगा। नंबर लाइन से बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ पाएगा, तो वहाँ पूरा लिखे रहता है ना, बीच में जीरो होता है, उसके बाद 1 2 3 4 एक साइड रहता है और एक साइड माइनस में रहता है 1 2 3 4।
तो और यहाँ पे प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन सा है, निगेटिव नंबर कौन सा है, ये भी वो समझ पाएगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, नंबर लाइन। इसके बाद हम लोग आते हैं 15th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट विथ डिफिकल्टीज इन एस्टिमेशन माइट स्ट्रगल विथ। जो बच्चा जो है अनुमान नहीं लगा पा रहा है, जैसे तुम किसी बच्चे को बोलोगे कि एक टी शर्ट दिखा दोगे, इसका प्राइस कितना हो सकता है बताओ करके बोलोगे, तो बच्चा जो है ना अनुमान नहीं लगा पाएगा कि ये कितने तक का प्राइस हो सकता है। तो वैसे बच्चे कौन से प्रॉब्लम में फेस करेंगे, आप देखे होंगे कुछ लोग जो है ना एक एक्यूरेट अनुमान लगा लेते हैं। कुछ भी चीज़ पूछोगे, अपना घड़ी दिखा दोगे या फिर अपना शर्ट टी शर्ट देखो, वो बोलेंगे कि नहीं ये 500 का है, नहीं ये 200 का है, डायरेक्टली वो देख के बोल देंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जो एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाते, वो बच्चा क्या में प्रॉब्लम में फेस कर सकता है। तो ए है प्रेडिक्टिंग आउटकम्स, चूजिंग द राइट कलर फॉर आर्ट, रिमेंबरिंग हिस्टोरिकल डेट्स, कंप्रीहेंडिंग पोएम, कविता को समझना। तो कविता को भी वो लोग समझ पाएंगे, डेट को भी याद रख लेंगे, लेकिन चूजिंग राइट कलर भी चूज कर लेंगे, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या है, जो बच्चा अनुमान नहीं लगा पाता है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है, क्या कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ऐसे वाला ऑप्शन उसके लिए डिफिकल्टी जा सकता है। 16 फॉर स्टूडेंट विथ मैथ्स डिफिकल्टीज विच कैन बी द मोस्ट चैलेंजिंग। जो बच्चा जो है ना गणित की कठिनाई रखने वाले छात्रों के लिए कौन सा जो है ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमर, हास्य को समझना, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, ड्राइंग लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्यों का चित्र बनाना, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी वाद्य यंत्र को बजाना। तो ऑप्शंस आप पढ़ के भी समझ पा रहे होंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो है बी है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जैसे आपको होगा ऐसा टेबल लिखा होगा, मान के चलो 5 के बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा करके पूछा जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि ये 5 का टेबल चल रहा है। मतलब कुछ लोग बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स जो रीजनिंग पे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेसिस पे आते हैं, वहाँ हम लोग को जो है पैटर्न को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं लेक्चर वीडियो जितने भी डाला हूँ उसको आप जरूर पढ़ना। मैं अपना साइड से बेस्ट दिया हूँ हर एक लेक्चर वीडियो में, और नोट्स भी टेलीग्राम पे डला हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहाँ से पढ़ना, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस करना। जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये इनफ है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो थैंक यू।